हेलो साथियों, नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं गैलेक्सी क्लासेस में। भाई सभी को राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? भाई सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएंगे। सेशन की शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, थंबनेल में भी आपके मेंशन है इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गौरी, यानी आज हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में बात करने वाले हैं और थोड़ा बहुत तुलना करेंगे महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी। ठीक है, तुलना ये करेंगे कि मोहम्मद गौरी की विचारधारा क्या थी और मोहम्मद गजनबी की विचारधारा क्या थी, और इन दोनों ने किस तरीके से भारत पर अटैक किया और किस तरीके से सफल हुए, लेकिन वो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोहम्मद गौरी, और हमारा इतिहास में अगर हम बात करें, हमारे इतिहास में मोहम्मद गौरी का क्या इंपॉर्टेंस है उसको आज हम यहाँ पे जानेंगे। तो साथियों, आज का जो हमारा पॉइंट है वो है मोहम्मद गौरी। तो ध्यान रखना, मोहम्मद गौरी जिसे आप सब लोग जानते हैं, ये मोहम्मद गौरी का जो असली नाम है, तो इसका जो असली नाम है अगर आप देखेंगे तो इसका असली नाम क्या है? असली नाम जो है वो है शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन है ना, मुइजुद्दीन। ध्यान रखना, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन गौरी। ठीक है, ये है इसका असली नाम। ठीक है, और अगर मैं बात करूं सिक्कों पर इसका नाम क्या मिलता है, अगर मैं सिक्कों पर बात करूं, सिक्कों पर इसका नाम क्या मिलता है, तो सिक्कों पर इसका नाम मिलता है मोहम्मद बिन शाम। क्या नाम मिलता है? मोहम्मद बिन शाम। सिक्कों पर इसके क्या नाम मिलता है? मोहम्मद बिन शाम। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, पहले तो शिहाबुद्दीन मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन गौरी, और सिक्कों पर इसका क्या नाम मिलता है? मोहम्मद बिन शाम। ठीक है, ये इसकी बात आ जाती है। ठीक है, अब साथियों एक बात का ध्यान रखना, थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं कि ये अफगानिस्तान है ना, इसका संबंध कहाँ से था? अफगानिस्तान का पश्तून कबीला, पश्तून जाति से। ध्यान रखना, जाति या कबीला आप बोल सकते हैं, कबीले से था। ठीक है, अफगानिस्तान के पश्तून जाति या कबीले से था, इस बात का ध्यान रखेंगे। कौन? मोहम्मद गौरी। ठीक है, अब मोहम्मद गौरी की अगर मैं बात करूं तो मोहम्मद गौरी जो है ये गौर एम्पायर, जो कि गौर एम्पायर आपका कहां पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, गौर एम्पायर कहां पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है। 1173 में, ध्यान रखना, 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी गौर साम्राज्य का या साम्राज्य की गद्दी पर बैठा, गौर साम्राज्य का शासक बना। अब ये जब शासक बना बच्चों, तो इसने क्या किया? भारत पर अटैक करने का मन बनाया और 1175 में भारत पर आक्रमण किया। अब 1175 में इसने भारत पर आक्रमण किया, तो भारत में कहां आक्रमण किया इसने? पंजाब पर। ध्यान रखना, पंजाब पर इसने आक्रमण किया। ठीक है, पंजाब पर आक्रमण किया, और ध्यान रखना इसने दो जगहों पर, ध्यान रखना, मुल्तान और उच्च पर कब्जा कर लिया। मुल्तान और उच्च एक जगह है, उच्च पर अधिकार पर कब्जा। ध्यान रखना, इन दोनों पर जगहों पर क्या किया इसने? कब्जा कर लिया। ठीक है, मुल्तान और उच्च पर क्या किया इसने? कब्जा कर लिया। ठीक, अब भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई भी शासक एक युद्ध दो युद्ध जीत जाता है तो उसकी महत्वाकांक्षा क्या होती है? बढ़ने लगती है। अब यहां पर क्या हुआ, इसकी भी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी और इसने भी सोचा कि क्यों ना अब हम गुजरात पर अटैक करें। तो इसने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। ध्यान रखना, गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन उन दिनों अगर आप देखेंगे, ध्यान रखना, आक्रमण किया उस समय गुजरात में सोलंकी वंश है बच्चों,
सोलंकी वंश के राजा, सोलंकी वंश के राजा भीम द्वितीय, भीम द्वितीय का शासन था, भीम द्वितीय का शासन था, शासन था। इन्होंने गोरी को आबू पर्वत, ध्यान रखना आबू पर्वत, जिसको आप सब लोग माउंट आबू कह सकते हैं, आबू पर्वत के पास हराया। ये पॉइंट यहां पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और ये हार कोई साधारण हार नहीं थी, बहुत बुरी हार थी। और कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी जब यहां पर हार जाता है तो फिर उसने कसम ली कि भैया अब मैं दोबारा गुजरात पर आक्रमण नहीं करूंगा। मतलब ये हार बहुत बुरी हार थी गोरी के लिए। 1178 में उसने गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन वहां के भीम द्वितीय जो राजा थे, इन्होंने गोरी को आबू पर्वत के पास हराया था। अब इनका जो मसला था वो दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के साथ बढ़ने लगा। दरअसल पंजाब के कई ऐसे इलाके थे जिनको लेकर के पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में विवाद शुरू हो गया, और कई ऐसे रास्ते थे जिन पर ये दोनों अपना अधिकार बनाए रखना चाहते थे। इसको लेके इतिहास में मिली जानकारी ये कहती है कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच करीब करीब 17 बार लड़ाइयां हुई थी, और इन 17 लड़ाइयों में केवल और केवल 2 लड़ाइयों का उल्लेख इतिहास में पूर्ण रूप से मिलता है, जिन्हें हम तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध कहते हैं। इन 17 लड़ाइयों में 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया और उन्हें हर बार क्षमादान दे करके वापस खदेड़ दिया। साथियों, कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत हमें ये देखने को मिलता है कि मोहम्मद गोरी ने 17वीं लड़ाई में, आखिरी लड़ाई में, उसने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया और बाद में उनकी हत्या की। ये सारे प्रकरण को अगर आप देखेंगे, और एक प्रकरण और आपके सामने रखूं मैं कि मोहम्मद गोरी जो है उसने महमूद गजनबी की तरह हिंदू देवी और देवताओं के चित्र वाले सिक्के चलाए थे। कल की क्लास में आपको बताया था कि महमूद गजनबी ने देवी सरस्वती के चित्र वाले सिक्के चलाए थे। उसकी सेना में तिलक हिंदू जो एक था वो एक सेनापति था। लेकिन मोहम्मद गोरी जो था, तुलनात्मक रूप से अगर आप देखेंगे, महमूद गजनबी से ज्यादा समझदार था और कम कट्टर था, क्योंकि महमूद गजनबी जो है वो बहुत ज्यादा कट्टर था। उसका उद्देश्य धर्म के प्रचार के साथ साथ मंदिरों को लूटना और मूर्ति भंजक के रूप में इतिहास में प्रसिद्ध होना, यह उसका काम था। जबकि मोहम्मद गोरी ने क्या किया है, आप जान करके आश्चर्यचकित होंगे कि मोहम्मद गोरी ने जिस पृथ्वीराज चौहान को हराया है, उसी पृथ्वीराज चौहान का नाम सिक्कों पर भी मेंशन करवाया है। जी हां, मोहम्मद गोरी ने महमूद गजनबी की तरह हिंदू देवताओं देवियों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। महमूद गजनबी ने तो केवल देवी सरस्वती के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे, जबकि मोहम्मद गोरी की अगर मैं बात करूं तो इसने नंदी बैल, नंदी आप जानते हैं शिव के गण हैं, भगवान शिव के गण हैं, तो इसने नंदी बैल के चित्र वाले सिक्के और देवी लक्ष्मी, ध्यान रखना, देवी लक्ष्मी के चित्र वाले सिक्के मोहम्मद गोरी ने जारी किए थे। और सबसे बड़ी बात यह है, जो सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं जिस पर नंदी का चित्र बना हुआ है, उसी सिक्के पर एक तरफ देवनागरी लिपि में पृथ्वीराज लिखा हुआ है, दूसरी तरफ मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोहम्मद गोरी गजनबी से ज्यादा कट्टर नहीं था, कह सकते हैं वो एक सुलझा हुआ राजनीतिकार था, ठीक है। और इसीलिए संभवतः आप देख पाएंगे कि मोहम्मद गोरी ने गजनबी से कहीं ज्यादा अपने स्टेट का एक्सपेंशन किया और इस्लाम धर्म की स्थापना की। जब बात आती है भारत में इस्लाम धर्म के संस्थापकों की, तो महमूद गजनबी नहीं आता है, जबकि आता है क्या, मोहम्मद गोरी। तो साथियों, हमारे देश में इस्लाम धर्म की जो स्थापना हुई है उसका श्रेय महमूद गजनबी को नहीं बल्कि किसको देते हैं, मोहम्मद गोरी को देते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें कुछ और पॉइंट्स आपके सामने आ रहे हैं। तो भैया फिर क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान के साथ इनका विवाद चल रहा था। अब यहीं पर क्या हो जाता है, तराइन का, तराइन जो जगह पड़ता है साथियों, ये आपके हरियाणा में पड़ता है।
तराइन का प्रथम युद्ध होता है। मैंने आपको बताया ना, पंजाब में दीपालपुर और तमाम क्षेत्रों को लेकर इनके बीच में विवाद था। तराइन का पहला युद्ध, प्रथम युद्ध, यह हुआ 1191 ईस्वी में। पृथ्वीराज, और मैंने चौहान वंश पढ़ाते समय ये जरूर बताया होगा, पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को पराजित किया और क्षमा कर दिया। ठीक है। तराइन का दूसरा युद्ध आता है, ध्यान रखना, तराइन का दूसरा युद्ध आता है, दूसरा युद्ध। अब ये दूसरा युद्ध जो आता है ना भैया, ये थोड़ा सा अलग किस्म का है। मैंने आपको पढ़ाया भी होगा चौहान वंश पढ़ाते समय, उसमें आपको एक बात बताया था कि कुछ इतिहासकार ये मानते हैं तराइन का दूसरा युद्ध हुआ ही नहीं था। दरअसल ये शाम को मीटिंग के लिए आए थे और वहीं पर चौहान को बंदी बना लिया गया था, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास में बंदी बनना एक बहुत 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 टफ था, क्योंकि उस समय जो राजा ये जानता था कि मैं बंदी बन जाऊंगा, उससे पहले वो खुद ही अपने आप को मार देता था, क्योंकि उसको पता था कि बंदी बनने के बाद मेरी हालत बहुत खराब होने वाली है और मेरी स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। तो इस वजह से वो खुद ही सुसाइड कर लेते थे ज्यादातर। तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में गोरी ने चौहान को बंदी बनाया। गोरी ने चौहान को बंदी बना लिया। क्या किया? बंदी बनाया। ठीक है, यानी उसे क्या किया? गिरफ्तार कर लिया, कैद कर लिया, जिसको आप कहते हैं कैद कर लिया या बंदी बनाया। ठीक है, ओके। अब यहां पर आप सब लोग जानते हैं कि इस लड़ाई में अगर आप देखेंगे, इस युद्ध में, तराइन के युद्ध में, अगर यहां पे आप देखें तराइन के युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन यल्दूज, नसीरुद्दीन कुवाचा, बख्तियार खिलजी, तथा जयचंद ने गोरी का साथ दिया। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये लोग थे, इन्होंने गोरी का साथ दिया था। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे क्या होता है कि गोरी ने एक लड़ाई और लड़ी, जिसको हम सभी लोग कहते हैं चंदावर का युद्ध। अब ये चंदावर का युद्ध जो है 1194 में हुआ है। अब चंदावर का युद्ध में हुआ क्या कि गोरी ने जयचंद की हत्या की। अब एक बहुत बड़ा मसला फंस गया कि आखिर जयचंद तो गोरी के ही साथ था, तो जयचंद को मारने का कारण क्या था? तो भैया एक बात ध्यान रखना, यहां पर तमाम प्रकार की फेक कहानियां मार्केट में चलने लगी, तमाम फेक कहानियां, जिसमें से एक फेक कहानी ये है कि पृथ्वीराज चौहान को, ये फेक कहानी, सच्चाई इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी ये मार्केट में दौड़ती है, तो इसका एनालिसिस करना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। पॉइंट है कि जयचंद की बेटी जो थी संयोगिता, जिसका हरण किया था पृथ्वीराज चौहान ने और उसके साथ विवाह किया था, उस पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाने के बाद मोहम्मद गोरी ने उनकी पत्नी संयोगिता को भी कैद कर लिया था। जब उनकी बेटी जयचंद की उनके पास कैद में थी, तो जयचंद उनसे बोलने लगे कि मेरी बेटी को वापस कर दो, तो उसी को लेकर के विवाद हो गया, जिसकी वजह से युद्ध हुआ और इस युद्ध में जयचंद मारे गए थे। ठीक है, तो इस युद्ध में क्या हुआ? गोरी ने जयचंद की हत्या की।
जयचंद की हत्या की, गौरी ने जयचंद की हत्या की, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब यहां पर ये इतने पॉइंट आपके सामने क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। अब यहां से मैं एक पॉइंट और बताऊंगा और उसके बाद फिर मैं कुछ कॉमन चीजें बताऊंगा गौरी के समय में। गौरी का अंतिम अभियान, गौरी का अंतिम युद्ध, ध्यान रखना, अंतिम युद्ध 1206 में खोखर जनजाति के विरुद्ध था, ठीक है। अंतिम युद्ध जो है 1206 में खोखर जनजाति के विरुद्ध था, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये पॉइंट हो जाते हैं। इसके बाद फिर एक कहानी और आती है, आपको मैं छोटा सा पॉइंट बताने चल रहा हूं, ध्यान से सुनना। गौरी के एक भांजे थे जिनका नाम था सलार मसूद गाजी, ध्यान रखना, सलार मसूद गाजी। गौरी के भांजे थे सलार मसूद गाजी। अब सलार मसूद गाजी की अगर मैं बात करूं तो साथियों एक बात का ध्यान रखना, कुछ लोग इन्हें सूफी संत भी मानते हैं। ये संत भी थे, ये योद्धा भी थे, ठीक है। सलार मसूद गाजी ये वही व्यक्ति हैं जिन्हें बहराइच या जिनको आप बोल सकते हैं श्रावस्ती, ठीक है, बहराइच श्रावस्ती के राजा सुहेल देव, ध्यान रखना, राजा सुहेल देव ने पराजित कर इसकी हत्या की। तो ध्यान रखना यहाँ पे राजा सुहेल देव ने जो है सलार मसूद गाजी की हत्या की थी। और आप ध्यान रखेंगे सलार मसूद गाजी की जो मजार है, या मजार बोले या दरगाह बोले जो है, या कब्र बोले, ठीक है, वो कहाँ पे है? बहराइच में है, ध्यान रखेंगे, बहराइच, ठीक है, कहाँ है? बहराइच में है। बहराइच बोले तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो राजा सुहेल देव ने किसको हराया था? सलार मसूद गाजी को। ये कौन था? गौरी का भांजा था, इस बात का ध्यान रखना। ये पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट ये क्लियर हुआ, बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ? जैसे जैसे क्लियर होता जाए आप सब लोग एक बार मुझे कमेंट में जरूर बता दिया करें कि हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक है, ताकि मैं आगे बढ़ता रहूं, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे एक पॉइंट आ गया। अब इसके बाद क्या आया? अगला पॉइंट, गौरी के समय चिश्तिया संप्रदाय के संस्थापक एवं सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। ध्यान रखना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती क्या हुए? भारत आए। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब भारत आए तो इन्होंने क्या किया? चिश्तिया संप्रदाय की स्थापना की। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के एक शिष्य हुए हैं जिनका नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये क्या थे? शिष्य थे, इस बात का ध्यान रखना, इनके शिष्य थे। इनके शिष्य हैं बाबा फरीद। इनके शिष्य हैं जिनको आप सब लोग कहते हैं निजामुद्दीन औलिया। इनके शिष्य हैं, आप देखेंगे इनके जो शिष्य हैं उनका नाम है अमीर खुसरो।
इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से इनके शिष्य आगे बढ़ते चले गए। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इन्होंने क्या किया था, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गोरी के समय में ही भारत आए थे और इन्होंने चिश्तिया संप्रदाय की नींव रखी थी भारत के अंदर, ठीक है। ओके, अगला पॉइंट क्या आता है, गोरी ने माता लक्ष्मी नंदी बैल चित्र वाले सिक्के चलाए, ठीक है। एक सिक्के पर एक तरफ नंदी का चित्र तथा देवनागरी में पृथ्वीराज लिखा है। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन साम लिखा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। सिक्के पर एक तरफ नंदी का चित्र और साथ में देवनागरी में पृथ्वीराज लिखा है, दूसरी तरफ मोहम्मद बिन साम लिखा है। ये सिक्के कौन चलाए थे, गोरी ने चलाए थे। किसने चलाए थे, मोहम्मद गोरी ने चलाए थे, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे आपका क्लियर हो जाता है, ठीक। अब आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या आता है। गोरी को भारत में इस्लाम धर्म के संस्थापक के रूप में माना जाता है, ठीक है। इस्लाम वंश, ध्यान रखना, इस्लाम धर्म नहीं, इस्लाम वंश, ठीक है, इस्लाम वंश, ठीक है, इस्लाम वंश, ध्यान रखना। गोरी को भारत में इस्लाम वंश के संस्थापक के रूप में माना जाता है। लेकिन बच्चों, भले ही आप इस्लाम वंश बोल दो, लेकिन मेरे हिसाब से भारत में शासन करने वाले जितने भी मुसलमान शासक थे उनको मुसलमान शासक कहना ज़्यादा ठीक होगा, इस्लाम वंश का शासन कहना सही नहीं होगा। क्योंकि किसी भी मुसलमान राजा की अगर मैं बात करूंगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां नजर आएंगी जो कि इस्लाम धर्म में पूरी तरह से वर्जित है। जैसे अगर आप देखेंगे इस्लाम में शराब पीना, जुआ खेलना, नशा करना, भांग खाना, है ना, ये सब क्या है, वर्जित है। आप देखेंगे कि एक तरफ से दिल्ली से लेके मुगल तक जितने भी शासक थे वो सब के सब क्या थे, सब के सब नशा करते थे। तो आप इनको मुस्लिम शासन कह सकते हैं, इस्लाम का शासन नहीं कह सकते, क्योंकि इस्लाम जो है, अगर इस्लाम का शासन होता तो बहुत ही शांत प्रिय होता, इस्लाम का शासन होता तो कोई नशा ना होता, इस्लाम का शासन होता तो कोई भी दूसरे धर्म को नुकसान ना पहुंचाते, ठीक है। ये मेरा मानना है कि इस्लाम धर्म बहुत ही खूबसूरत धर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दिल्ली सल्तनत या मुगल वंश के जो मुसलमान राजा थे उनको अगर हम कहें कि इस्लामिक शासन था तो मेरे हिसाब से ये सामने निकल के आएगा कि ये इस्लामिक शासन तो नहीं था, क्योंकि इस्लाम जो है नशा करना नहीं सिखाता है, इस्लाम दूसरों पर कब्जा करना नहीं सिखाता है, और ये लोग यही कर रहे थे। तो इनको मुस्लिम शासक कहा जा सकता है, इस्लामिक शासक नहीं कहा जा सकता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो गोरी को भारत में, ध्यान रखना, गोरी को भारत में इस्लाम वंश के संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो इसको इस्लाम कह ले या फिर आप कह सकते हैं मुस्लिम वंश,
ठीक है, मुस्लिम वंश के संस्थापक के रूप में माना जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके, तो यहां तक ये बात आ गई। ठीक, ओके, अब मैं एक पॉइंट और डिस्कस यहां पे करूंगा। गोरी का सेनापति, गोरी का सेनापति, सेनापति, अब गोरी का एक सेनापति है भैया, उसका नाम क्या है? इख्तियारुद्दीन, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, ये है वो व्यक्ति, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ये क्या है? सेनापति है। किसका? किसका सेनापति है? गोरी का। अब यहां पे क्या हुआ बच्चों कि ये जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है, ये क्या करता है? 1202 में बंगाल पर विजय, आपको बंगाल में सेन वंश पढ़ाया था ना, बताया था ना, सेन वंश के राजा लक्ष्मण सेन थे, उसके समय में इसने अटैक किया था। हाँ, 1202 में बंगाल पर विजय, बंगाल पर विजय प्राप्त किया, प्राप्त किया। ठीक है, बंगाल के जो राजा थे, बंगाल के राजा कौन थे? लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन, ध्यान रखना, बंगाल के राजा कौन थे? लक्ष्मण सेन, ये आपको बताया है मैंने। ठीक है, ओके, अब इसके बाद फिर क्या किया? अगला पॉइंट क्या आता है? अगला पॉइंट क्या आता है? बंगाल से लौटते समय, बंगाल से लौटते समय, लौटते समय नालंदा और विक्रमशिला, नालंदा और विक्रमशिला, विक्रमशिला, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय को तोड़ा, को तोड़ डाला, किताबें जला दी। एक अनपढ़ आदमी क्या करेगा? किताबें जला दी। एक अनपढ़ आदमी को अगर आप किताब दे दोगे तो क्या करेगा? ये वही था, बंगाल से लौटते समय नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तोड़ डाला और किताबें जला दी। ये काम इसने किया, ये अच्छा काम था इसका, क्योंकि एक अनपढ़ आदमी और क्या कर सकता है। ठीक है, ओके, तो गोरी का सेनापति ये था। ठीक है, तो ये सारे काम इसने किए थे। ठीक, तो लगभग लगभग ये पॉइंट आपका हो जाता है मोहम्मद गोरी को लेकर के। अब आ जाइए, बात करते हैं कि कहानी आती है कि उसके कुछ गुलाम लोग थे, उन्होंने मोहम्मद गोरी से कहा था कि सर आपके कोई बेटे नहीं है, आपके बाद आपका उत्तराधिकारी कौन होगा? आपके बाद आपका उत्तराधिकारी कौन होगा? तो मोहम्मद गोरी ने कहा था कि किसी के एक बेटे होते हैं, 2 या 4 होते हैं, मेरे तो हजारों हजार ये जो गुलाम हैं ये मेरे बेटों से कम नहीं है, इन्हीं में से मेरा कोई एक उत्तराधिकारी बनेगा। ठीक है, अब मैं बात करूं मोहम्मद गोरी के सैकड़ों गुलाम थे, सैकड़ों गुलाम थे, गुलाम थे, जिनमें ताजुद्दीन, यल्दूज, नसीरुद्दीन, कुवाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक, ये प्रमुख थे। ये क्या थे? प्रमुख गुलाम थे, गुलाम थे। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे कि गोरी के समय ऐबक जो है वो बदायूं, ध्यान रखना, बदायूं कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बदायूं का गवर्नर था, ध्यान रखना, बदायूं का क्या था?
गवर्नर था। ध्यान रखना इस बात का, ठीक, ओके। अब हुआ क्या, मैंने आपको क्या बताया कि इससे पूछा गया कि आपके बाद उत्तराधिकारी कौन बनेगा, तो इसने कहा इनमें से कोई बन जाएगा। ये एक विवादास्पद स्टेटमेंट था। जैसे अगर हम किसी को अपॉइंट करते हैं कि मेरे जाने के बाद ये उत्तराधिकारी होगा, तो सबका माइंड मेकअप रहता है, लेकिन इसने क्या किया, इसने इन सबको कंफ्यूज कर दिया, और इन सबको कंफ्यूज करने के साथ साथ और लोगों को कंफ्यूज कर दिया कि मेरे जाने के बाद इनमें से कोई मेरा एक उत्तराधिकारी बनेगा। अब भाई ये सब लोग भी तो उसी लाइन में हैं, ये सब लोग भी तो अपने आप को सक्सेसर मान रहे हैं। तो गौरी की मृत्यु के बाद इन तीनों में क्या हुआ, आपस में संघर्ष शुरू हो गया। लेकिन ज्यादातर जो मंत्री लोग थे, ज्यादातर धार्मिक लोग जो थे, वो ऐबक के पक्ष में थे। ऐबक के पक्ष में क्यों थे, कहानी क्या है, देखिए ये तीनों योद्धा थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन तीनों में ऐबक भारी कैसे पड़ गया। दरअसल ऐबक ने तराइन की लड़ाई में और भीम द्वितीय के साथ आबू पर्वत की लड़ाई में मोहम्मद गौरी का साथ दिया था, तो वो साथ इन तीनों ने दिया था, ठीक है। लेकिन ऐबक की खास बात यह और थी कि वो बदायूं के गवर्नर भी था, मतलब एक स्टेट का गवर्नर भी था, और धर्म से लेकर के, मतलब धर्म से जुड़ी हुई बातों को लेकर के वो अच्छे से चल रहा था। मतलब उसके गुरु थे बख्तियार काकी, जिनकी मृत्यु के बाद इसने उनकी याद में कुतुब मीनार की नींव डाली। तो जितने भी धर्म गुरु थे उस टाइम पे, उनको ये विश्वास हो गया कि इन तीनों में से ऐबक श्रेष्ठ है। अगर ये राजा बनेगा तो ये शासन के साथ साथ इस्लाम के बारे में भी सोचेगा और इस्लाम को आगे लेके जाने में ये मदद करेगा, और इस्लाम को आगे बढ़ाना इसकी प्राथमिकता में शामिल होगा। आप बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? तो कुल मिलाकर के ये जो सिचुएशन यहां पे देखने को मिल रही है, वो यही देखने को मिल रही है कि ऐबक की तरफ ज्यादातर लोगों का रुझान था, लेकिन ये दोनों लोग आपस में सब संघर्ष कर रहे थे। ऐबक ने यहीं पर एक छोटा सा एक मैट्रिमोनियल अलायंस किया, एक वैवाहिक संबंध स्थापित किए इस संघर्ष को खत्म करने के लिए। ऐबक की 3 बेटियां थी, इतिहास में आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में। 3 बेटियां थी। इसने क्या किया था, अपनी एक बेटी की शादी कुवाचा के साथ कर दी कि इनके साथ रिश्ता हो जाएगा तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। उस बेटी की मौत 2 साल के भीतर हो गई, मतलब जल्दी उसकी मौत हो गई। इसने अपनी दूसरी बेटी की शादी भी कुवाचा से कर दी, मतलब अपनी पहली 2 लड़कियों की शादी इसने किसके साथ कर दी, कुवाचा के साथ कर दी। अब जब कुवाचा के साथ कर दी तो इनकी जो दोस्ती थी वो ब्रेक हो गई। अब दोस्ती ब्रेक हो गई तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट ऐबक को मिल गया, और इसने तीसरी लड़की की शादी अपने एक गुलाम इल्तुतमिश के साथ कर दी, और इल्तुतमिश को गिफ्ट में बदायूं का गवर्नर बना दिया। अब यहां पर ऐबक की चाल कामयाब हो गई, और ऐबक को सपोर्ट मिल गया बख्तियार काकी का, जो उसका सेनापति था, और साथ ही साथ सपोर्ट मिल गया उस समय के धर्मगुरु और बगदाद के खलीफा का। और उसके बाद फिर क्या हुआ, ऐबक गद्दी पर बैठ गया और शासन किया, जिसे हम सभी लोग दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि गौरी के समय ऐबक बदायूं का गवर्नर था, ठीक है। ये सभी इसके प्रमुख गुलाम थे। तो लगभग आपने देखा कि गौरी की सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब गौरी का अंत यहां पर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। गौरी का अंत, कहते हैं कि गौरी के अंत को लेकर तमाम सारी भ्रांतियां हैं। कहते हैं कि जब ये खोखरों को हरा के वापस जा रहे थे तो झेलम के किनारे, है ना, सिंध क्षेत्र में एक जगह पड़ता है जिसको हम सभी लोग दम्यक कहते हैं। उस जगह ये उतर के घोड़े से वहां नमाज पढ़ने लगा, और इतने में क्या हुआ कि कुछ लोगों ने नमाज पढ़ते समय मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। अब इस कहानी को जब आप पढ़ते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि ये कहानी किसी ने क्रिएट की है, ऐसा लगता है इस कहानी में सच्चाई नहीं है। क्यों ऐसा लगता है इस कहानी में सच्चाई नहीं है? साथियों आप मुझे बताइए, उस दौर में 2 ही तरह के लोग होते थे, या तो विश्वास पात्र या फिर दुश्मन। आज के तरीके से नहीं,
कि आपके मुंह पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। क्योंकि उस टाइम पर लोगों को पता था कि या तो साथ दो या तो विरोध करो। अगर कहीं दोनों काम किया तो मतलब के मारे जाओगे। कोई कोर्ट नहीं, कोई अपील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, डायरेक्ट फांसी, डायरेक्ट सिर कलम। तो इस वजह से लोग दो ही तरह से होते थे, या तो साथ देंगे मरते दम तक, या फिर विरोध करेंगे मरते दम तक। मोहम्मद गोरी की बात जब ये आती है इतिहास में कि वो नमाज पढ़ रहे थे और कुछ लोगों ने उसकी हत्या। अब वो जो कुछ लोग, जब बात यहां पे आती है ना, कुछ लोग, वो कुछ लोग में कौन लोग आते हैं? दरअसल इतिहास में क्या लिखा है कि मोहम्मद गोरी जब नमाज पढ़ रहे थे तो कुछ हिंदू और सिया, कुछ हिंदू और सिया जो गोरी की सेना में थे, उन्होंने मौका पाकर गोरी की हत्या कर दी। देखिए कहानी कैसे बनाई गई। अब अगर मान लें कि गोरी की सेना में हिंदू थे या सिया थे, तो क्या उनकी इतनी ज्यादा हिम्मत थी कि वो राजा के करीब पहुंच जाए? और बड़ी बात यह है कि ये इसमें हिंदू और सिया का नाम क्यों डाला गया? इसमें हिंदू और सिया का नाम इसलिए डाला गया क्योंकि सुन्नी जो है और सिया जो है, इन दोनों के बीच में मतभेद होते हैं, संघर्ष चलते हैं इन दोनों के बीच में। ये कहानी ऐसा लगता है कि कहानी को क्रिएट किया गया, इसलिए क्रिएट किया गया कहीं ऐसा ना हो कि सच्चाई और सामने आ जाए सबके। तो कुछ इतिहास ये कहते हैं कि चौहान ने शब्दवेदी बाण चला करके गोरी की हत्या की थी और इसी कहानी को दबाने के लिए ये कहानी बनाई गई। दरअसल चौहान को बंदी बना के 1192 में लेके गया था गोरी, और गोरी मरता है 1206 में। करीब करीब 14 साल बाद गोरी की मौत होती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, तमाम इतिहास में यह बताया जाता है कि 1192 में जब चौहान को बंदी बना के गोरी ले गया था तो उनकी वहां हत्या कर दी थी। ऐसा कहीं कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। तो ऐसा हो सकता है कि गोरी ने चौहान को बंदी बनाया हो और 12-13 सालों तक जेल के अंदर रखा हो, और तब तक जेल में रखा हो जब तक उसने दिल्ली और उत्तर भारत पर अपना कब्जा ना कर लिया हो, और चौहान को यह दिखाने के लिए तब तक जीवित रखा हो कि तुम जिंदा रहो, और जब तक जिंदा रहोगे तब तक मैं तुमको दिखाऊंगा जीत के। और हो सकता है जब दिल्ली पर अपना पूरा कब्जा कर लिया, सब कुछ बना लिया, तो इसने कहा कि इनका कोई काम नहीं है, तो वहीं पर एक शिक्षण प्रशिक्षण चल रहा, तो घड़ियाल मंगाए गए, घड़ियाल पर निशाना लगाना था, लेकिन निशाना लगा दिया सुल्तान पे, और वहीं पे वो मर गए। अब ये कहानी अगर मार्केट में फैलेगी तो लोग हंसेंगे गोरी के ऊपर कि भाई साहब जिसको बंदी बना के लेके आया उसने तुमको मार दिया। तो कहीं ऐसा लगता है कि उस कहानी को कवर करने के लिए ये कहानी बनाई गई कि नमाज पढ़ते समय उसकी हत्या हो गई। तो इतिहास को बहुत बारीकी से पढ़ना है आपको। मैं आपसे ये नहीं कहता हूं कि नमाज पढ़ते समय उसकी हत्या हुई, ये कहानी गलत है। मैं आपसे ये भी नहीं कहता हूं कि चौहान ने गोरी को शब्दवेदी बाण लगा करके मार के उसकी हत्या कर दी थी, ये भी मैं नहीं कहूंगा गलत है। हो सकता है ये कहानी सच हो, लेकिन हमारा काम है एनालिसिस करना, एविडेंसेस देखना, सोर्सेस देखना, और फाइनली हम रिजल्ट पे पहुंचते हैं। ठीक है, ओके। तो गोरी का अंत क्या हुआ, इसमें आप देखेंगे खोखरों को पराजित करने के बाद गोरी वापस लौटा, वापस जा रहा था। सिंध के दम्यक स्थान पर नमाज पढ़ने लगा।
वहीं इसकी हत्या कर दी गई। वहीं इसकी हत्या कर दी गई। साथियों, इसकी जो समाधि है वो है झेलम। कहां है? झेलम जिला में। समाधि कहां है? झेलम में। ठीक है, इसकी समाधि कहां है? झेलम डिस्ट्रिक्ट में है। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये थी पूरी कहानी इसकी। अब इसके बाद आगे देखेंगे कि गोरी के सेनापति, गोरी के गुलाम, ध्यान रखना, गोरी के गुलाम ऐबक ने शासन प्रारंभ किया। अब शासन प्रारंभ किया तो यहीं से क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत की शुरुआत। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। ठीक है, किसकी शुरुआत हुई साथियों? दिल्ली सल्तनत की यहां पे क्या हुई? शुरुआत हुई। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके। तो अब यहां पर ये पॉइंट शुरू हो जाते हैं। अब आप सभी को नेक्स्ट टॉपिक में आपको क्या पढ़ाऊंगा? नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा आपका? दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा दिल्ली सल्तनत। ठीक है, मिलते हैं कल दोपहर 12 बजे ठीक इसी टॉपिक के साथ। तब तक सभी को राम राम, जय हिंद।